गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज अपनी क्लास होगी जीव विज्ञान के तहत। अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे मानव शरीर का तंत्र के बारे में। आगे की जो क्लास है अपना दोस्तों वो है ग्रंथि को लेकर, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर के अंतर्गत, तो हम उसी की डिस्कस करेंगे कि ग्रंथियां किसे कहते हैं और ग्रंथियां का हमारे शरीर में क्या काम है और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, इनके मुख्य कार्य क्या क्या है दोस्तों। तो चलिए हम बात करें यहां पे ग्रंथि की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रंथि कहते किसे हैं, ग्रंथि हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ग्रंथिज है वो मनुष्य के शरीर की आंतरिक और बाहरी, किसकी बात किया दोस्तों मैंने? मनुष्य के शरीर की आंतरिक और बाहरी वृद्धि विकास, कौन सी वृद्धि विकास, सुरक्षा आदि का नियंत्रण करने का जो कार्य करता दोस्तों उसे हम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले हम ग्रंथियां किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रंथि? तो मनुष्य के शरीर की आंतरिक और बाहरी वृद्धि विकास जो होता है दोस्तों, साथ ही सुरक्षा आदि का जो नियंत्रण करने का जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं ग्रंथि या ग्रंथियां। तो कह सकते हैं क्या, परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि ग्रंथियां किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य के शरीर, क्या? मनुष्य के शरीर की आंतरिक और बाहरी वृद्धि विकास तथा सुरक्षा आदि का नियंत्रण, क्या? आदि का नियंत्रण करता है उसे ग्रंथियां कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्रंथियां को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लैंड कहते हैं। अब बात आई कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती दोस्तों? तो ग्रंथियों के प्रकार की बात करते हैं अब हम। ग्रंथियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं। तो जो ग्रंथियों के जो प्रकार की बात आती है दोस्तों, हम क्या कहते हैं कि ग्रंथियों के प्रकार में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार की ग्रंथियां होती है? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है जो हमारे शरीर के लिए अपने हिसाब से अलग अलग कार्य में वो भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। इन्हीं में अपनी बात करेंगे, एंजाइम की भी बात करेंगे, इन्हीं में हम हार्मोन्स की भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियों की भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम शुरुआत में ले लिया आपसे कि ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथियां क्या होती है। तो क्या बताया दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की आंतरिक और बाहरी वृद्धि विकास तथा सुरक्षा आदि का जो नियंत्रण करता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो कशेरुकी जंतुओं में, किसमें? कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। कशेरुकी जंतुओं में ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम एक को कहते हैं बाह्य ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियां यानी एक्सटर्नल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल की बात करते हैं, जिसको आप कहते हो बाह्य ग्रंथियां। लेकिन अंग्रेजी में उसको लिखते क्या दोस्तों?
एक्सोक्राइन, क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बाह्य ग्रंथियां को हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो पहला हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा बाह्य ग्रंथियां, और दूसरे को क्या कहेंगे दोस्तों? हम दूसरे को कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहला हो गया बाह्य स्रावी ग्रंथियां, दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियां को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जिसे हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां। इस तरह से हमने देखा दोस्तों, कितने कुल ग्रंथियां हो गया? कुल 3 ग्रंथियां हो गया दोस्तों। पहला बाह्य स्रावी ग्रंथियां, दूसरा अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरा अपने पास मिश्रित, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो चलिए आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये ग्रंथियां हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है। इनसे पेपरों में कई सवाल ऐसे होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूछे जाते हैं दोस्तों, और उनके पूछने का तरीका क्या होता, पैटर्न क्या होता, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बाह्य ग्रंथियां की। किसकी बात करेंगे? एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आइए लेके चले आगे की ओर अपनी टॉपिक को। सबसे पहले बाह्य ग्रंथियां को, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले बाह्य स्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? बाह्य स्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या होती है। शरीर की एक ऐसी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की हम बात करें दोस्तों, शरीर की एक ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियों का या नलिकाओं की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता दोस्तों? बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहलाती दोस्तों। क्या कहलाती? बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहलाती। शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा शरीर की, क्या बात करें दोस्तों? हम शरीर की बात करें। शरीर की ऐसी ग्रंथियां, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा, किनके द्वारा? जिनके द्वारा स्रावित, मतलब स्राव होने वाला, निकलने वाला, जो बात करते हैं, स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती है। वाहिनियां
वाहिनियों को पता है दोस्तों, मैं आपको बता रखा हूँ वाहिनी को कितनी बार कि नलिकाएं जिसको अपन ट्यूब कहते हैं, छोटी सी नली ट्यूब की बनी होती, वो नली को हम यहाँ पे कह रहे क्या कहते हैं, नलिका युक्त की बात करें। डायरेक्ट आप वाहिनियां को नलिका युक्त बोलते हो, वाहिनियां युक्त या नलिका युक्त। अंग्रेजी में कह सकते हैं डक्ट ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? डक्ट ग्लैंड भी कह सकते हैं। वाहिनियां या नलिकाएं होती है। नंबर 1 पॉइंट, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती है, वो क्या कहलाता दोस्तों? वही स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। उसे वही स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? वही स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया वही स्रावी ग्रंथियों की बात। अब इस ग्रंथि को हम किसी और नाम से जानते हैं। बिल्कुल, वही स्रावी ग्रंथियों को हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि वाह्य स्रावी की बात करें या वही स्रावी की बात करें? वाह्य बोले या आपको वही बोले? वही स्रावी ग्रंथियां को हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां, जिसको हम डक्ट क्या कहते हैं दोस्तों? डक्ट। नलिका युक्त को हम नाम क्या दे दिए? यहां पे डक्ट नाम दे दिए दोस्तों। क्या नाम दे दिया अपन ने? डक्ट नाम दिया, डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रंथियां में अपन सबसे पहले वाह्य ग्रंथियों की बात करें, जिसको हम वही स्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं दोस्तों। शरीर की एक ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है दोस्तों, वो पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन है? तो वो है दोस्तों अपने पास कौन? वाहिनियां या नलिका युक्त, ठीक है ना, वाह्य ग्रंथियां। उसे हम वही स्रावी ग्रंथियां कहते हैं दोस्तों। वही स्रावी ग्रंथियों को हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डक्ट ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, वही स्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? अब यहां से बनकर आता है कि वही स्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होता है वो क्या स्राव होता है? तो वही स्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होता है दोस्तों, वही स्रावी ग्रंथियों से श्रावित स्राव को एंजाइम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना कि एंजाइम कहां से स्रावित होता है दोस्तों? वह स्रावित ग्रंथियों के स्राव को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कहते हैं। हम एंजाइम की टॉपिक को लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो वही स्रावी ग्रंथियां होती है, वही स्रावी ग्रंथियां के उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो वही स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। वही स्रावी ग्रंथियां के उदाहरण कौन कौन से? सबसे पहले अपन ने बात कर लिया वही स्रावी ग्रंथियां। शरीर की एक ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होनी जरूरी है। इसीलिए हम वही स्रावी ग्रंथियों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हम इसको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं दोस्तों। वही स्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित स्राव होता है दोस्तों, उसको हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम ही अब आगे की टॉपिक है जो सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वही स्रावी ग्रंथियां में कौन कौन से ऐसी ग्रंथियां जो वही स्रावी ग्रंथियां कहलाती है दोस्तों। तो सबसे पहले जो वही स्रावी ग्रंथियां होती है दोस्तों, उनका मुख्य उदाहरण माना जाता लार ग्रंथि। क्या माना जाता? लार ग्रंथि को। नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं कि लार ग्रंथि को हम वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं।
दुग्ध ग्रंथि को भी हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि हो गया दोस्तों, इसे हम बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है दोस्तों अपने पास दुग्ध ग्रंथि, यह भी बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा जाता। अश्रु ग्रंथि को भी, अश्रु ग्रंथि, यह ग्रंथि भी वही स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा एक श्लेष्मा ग्रंथि होता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? श्लेष्मा ग्रंथि भी होता है, जो किसके अंतर्गत रखा जाता है? वही स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा जाता है, श्लेष्मा। इन ग्रंथि की भी हम अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये उदाहरण कि निम्न में से दिए गए उदाहरण कौन कौन से बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण माने जाते हैं। तो सबसे पहले लार ग्रंथि की बात करेंगे, दुग्ध ग्रंथि की बात करेंगे, अश्रु ग्रंथि की बात करेंगे और श्लेष्मा ग्रंथि की बात करेंगे। चलिए, ये तो होगी ग्रंथियों के बारे में बात। अब जैसे ही बात आता है कि बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावी स्राव होता है, उसको हम एंजाइम कहते हैं। तो हम अब एंजाइम की ओर मुड़ते हैं दोस्तों। किधर की ओर मुड़ते हैं? एंजाइम की ओर चलते हैं। तो चलिए आप फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, या राइट नोटबुक करें तो डायरेक्ट नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। बहुत बार पेपरों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों एक और ग्रंथियां होती है, यकृत ग्रंथियां। यकृत ग्रंथि को भी हम बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो चलिए अब इसको रब करूं मैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि वही स्रावित ग्रंथियां से जो स्रावित स्राव होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम। अब हम एंजाइम की टॉपिक लेके चलेंगे। ये एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पेपरों में। क्या? एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण की बात करें, इतने महत्वपूर्ण कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समान विज्ञान के अंतर्गत एक क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लिया जाता दोस्तों। इसीलिए हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों कि बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित स्राव को, जो रस की बात आ रही है, स्रावित स्राव को एंजाइम कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, एंजाइम कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है एंजाइम से संबंधित यदि देखा जाए तो भाई एंजाइम के बारे में किसने बताया, नाम किसने दिया, ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम के लिए कि एंजाइम की जो खोज किया गया दोस्तों, एंजाइम की जिस व्यक्ति ने खोज किया, जिस वैज्ञानिक ने खोज किया दोस्तों, उसका नाम है कोहने। क्या नाम है दोस्तों? कोहने। कोहने ने इसकी खोज किया था दोस्तों। खोज किसके श्रेय जाते हैं? कोहने को जाता है कि एंजाइम की खोज कोहने ने किया था दोस्तों। किसने किया था? कोहने ने। लेकिन एंजाइम नाम किसने दिया था दोस्तों? एंजाइम नाम खोज तो कर लिया, लेकिन उसको नाम देने में असफल रहने वाले थे वो कोहने। लेकिन नाम किसने दिया? तो नाम देने वाले जो व्यक्ति था उनका नाम था बुकनर। क्या नाम था दोस्तों? बुकनर। एंजाइम का नामकरण, एंजाइम का नामकरण बुकनर ने किया था दोस्तों। किसने किया? बुकनर ने। तो आपको यहां पे लिखना है बुकनर। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बन गए दोस्तों कि भाई खोज किसी और ने किया, नाम किसी और ने दिया दोस्तों। चले आगे की ओर। अब इस एंजाइम कि हमारे शरीर में काम क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करता दोस्तों हमारे शरीर में। हमारे शरीर में इसका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें इनके काम के बारे में।
एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक है दोस्तों। क्या है? ये कैटेलिस्ट की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की क्रियाएं हो रही है, उस क्रियाओं को भी संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों एंजाइम की, तो एंजाइम क्या है? तो हम बताएंगे दोस्तों एंजाइम जैव उत्प्रेरक। सबसे पहला पॉइंट कि एंजाइम क्या है दोस्तों? तो जैव उत्प्रेरक है। यह एक जैव उत्प्रेरक है। उसके बाद कहेंगे कि शरीर में यह लगातार होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होता उनमें यह सहायता प्रदान करता है। कौन? एंजाइम। शरीर में किसकी बात करें दोस्तों? शरीर में लगातार क्या हो रहा दोस्तों? होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? ये हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना? पूरे शरीर के अंदर एंजाइम का जो मुख्य कार्य दोस्तों, वो मुख्य कार्य है कि यह एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रहा तो उस रासायनिक क्रिया को ये क्या करता? बढ़ा देने का काम करता, उनकी दर को, उनकी गति को बढ़ा देने का कार्य करता दोस्तों। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में यह सहायता प्रदान करता दोस्तों। क्या करता? यह सहायता प्रदान करता है। अब आ गई बात यहां पे कि एंजाइम है क्या, किससे बने होते? तो जितने भी समस्त एंजाइम, जो भी एंजाइम है, समस्त एंजाइम, कितने भी प्रकार के एंजाइम हो, सभी एंजाइम की बात करते हैं। समस्त एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे शरीर के लिए संरचनात्मक इकाई माना जाता दोस्तों प्रोटीन। ये होना जरूरी है। पूरे बॉडी में, पूरे संपूर्ण शरीर के लिए संरचनात्मक इकाई माना जाता दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो समस्त एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किनके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता दोस्तों। एंजाइम क्या कहा दोस्तों मैंने? कि रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं, परंतु क्या करता दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। यह काम है एंजाइम का हमारे पूरे शरीर के अंदर। संपूर्ण शरीर में यह एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता दोस्तों। किसको बदलना हो, किसको कहां पहुंचाना हो, ये सारे कार्य कौन करता दोस्तों? एंजाइम। सबसे अधिकतम बदलने का काम, भोजनों को रूपांतरण करने काम, रस को रूपांतरण करने का काम, किसी प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को भी रूपांतरण करने का काम, जूस में बदलने का काम, ये सारे काम हमारे जो करते हैं बेचारे, वो कौन है? एंजाइम है दोस्तों। कौन है? एंजाइम है। एंजाइम लगभग उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्या माना गया? लगभग उदासीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम लगभग उदासीन, यानी
प्राकृतिक के होते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि एंजाइम का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 6 से 7 होता है। कितना होता है? पीएच मान 6 से 7 होता है दोस्तों। इसीलिए लगभग कहते हैं इसको उदासीन पर ये कार्य करते हैं। 7 पर जो काम करे वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता। तो पीएच मान जो होता है 6 से 7 पर ये एंजाइम आसानी से कार्य करता दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछे जाते दोस्तों, इसको तो आपको सबसे ज्यादा समझना है इस पॉइंट को कि एंजाइम के बारे में हमने क्या क्या। समस्त एंजाइम किससे बना दोस्तों? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके एंजाइम की, कि जो हमारे शरीर में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। तो चलिए आप फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हम आगे की ओर चलते हैं। हम आगे की ओर पढ़ेंगे और आगे की ओर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम ये कि समस्त एंजाइम कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो अच्छी तरह से हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ठीक है, राइट डाउन कर लिया आपने, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आपने। चलिए मिटाते हैं। हम एंजाइम की बात करने लगे। अब बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत गए बेटा, और उनके अंतर्गत मेरे मुन्ना मेरे गुलाब हम अब बात करने लगे एंजाइम की। किसकी बात करने लगे? एंजाइम की। कि मनुष्य के पाचन क्रिया में सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाने वाला जो कार्य करता दोस्तों वो कौन है? एंजाइम है। अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। बताने के तरीका में ये होता है दोस्तों, आपसे जो पूछा जाता है कि भोजन के पाचन में सहायक कौन कौन से हैं, तो भोजन के पाचक में सहायक एंजाइम जो है वो निम्नलिखित हैं। भोजन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो भोजन के पाचक में, भोजन के पाचन क्रिया की बात कर लेते हैं। पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम निम्नलिखित है। सबसे पहले भोजन के पचाने में जो सहायक एंजाइम वो सबसे अच्छे माने जाते कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, यहां पे जो हम बात करेंगे लार की बात करेंगे दोस्तों। किसमें? सबसे पहले भोजनों का पचाने का काम कहां से होना स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा से ही होना स्टार्ट जाता, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता, मुख गुहा से। और मुख गुहा में जैसे ही भोजन अपन लेते हैं दोस्तों, तो वहां सबसे पहले एक क्या बनता है? लसलसा पदार्थ बनता है जिसे हम लार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम उसको? लार कहते हैं। तो हम मुख में स्थित जो लार ग्रंथियां जो होता है उनके द्वारा स्रावित जो लार होते हैं वो भोजनों को दांतों के माध्यम से पीसने का कार्य करता दोस्तों। पीस अच्छी तरह से मिलाकर पीस दिया जाता है। अब वो एक लार बन जाती, वो जो क्या कहते हैं एंजाइम बन जाता है। तो अपने से पूछा जाए कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपको बताना लार में 2 एंजाइम होते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लिया, आप डायरेक्ट आपको बताना है कि लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है दोस्तों लाइसोजाइम। क्या नाम है? एक का नाम टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। 2 एंजाइम हो गए। नंबर हो गया टाइलिन और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। अब ये हमारे 2 यहां पे
जो क्या कहते हैं एंजाइम है, उसकी हम बात करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। किसकी? यहाँ पे टाइलिन की और लाइसोजाइम की। तो चलिए हम टाइलिन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यह एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता दोस्तों। इनमें से किनमें से? लार में से टाइलिन की बात करते हैं। इनमें से टाइलिन क्या होता है कि टाइलिन भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, जो अपन कहते हो लसलसा पदार्थ होता है, जो स्टार्च होता है, जो मंड होता, उसको माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता दोस्तों। क्या करता? माल्टोज शर्करा में अपघटित करने का जो कार्य करता दोस्तों, वो कौन है? यहाँ पे टाइलिन। तो टाइलिन भोजन में उपस्थित भोजन में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो भोजन में उपस्थित मंड, जिसको स्टार्च कहते हैं, मंड जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, को माल्टोज शर्करा में क्या कर देता है दोस्तों? माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देने का काम करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। अब यहां पे टाइलिन का मुख्य कार्य क्या हुआ? तो टाइलिन ने क्या किया? मंड और स्टार्च बोल सकते हैं, मंड या स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। क्या करता? अपघटित करता। फिर माल्टेज नामक एंजाइम क्या करता दोस्तों? नामक एंजाइम अब इस माल्टोज शर्करा को इस माल्टोज शर्करा को भी बदल देगा किसी और में। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा दोस्तों। किस में परिवर्तित कर देगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। तो फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज, किसकी बात करेंगे दोस्तों हम? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये रहा मुख्य कार्य किसका? टाइलिन का। सबसे पहले हम टाइलिन की बात किए तो हम टाइलिन को देख लिए कि टाइलिन ने क्या किया दोस्तों। तो टाइलिन ने किया कि यह क्या किया कि भोजन में उपस्थित जो मंड स्टार्च था उसको उसने क्या किया? माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम क्या करता है? माल्टोज शर्करा को माल्टेज नामक एंजाइम क्या करता है दोस्तों? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह कार्य रहा दोस्तों हमारे किसका? टाइलिन का। आपसे पूछा जाता है कि टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है, वो किस में पाए जाते हैं? वहां 4 ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन होगा आपके पास लार, तो आपको किस पे टिक लगाना दोस्तों? लार पे भी टिक लगाना है। किस पे टिक लगाना है? लार पे टिक लगाना है। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, लाइसोजाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइसोजाइम की। ये हो गई हमारी टाइलिन की बात। चलिए लाइसोजाइम। अभी लाइसोजाइम क्या करता? तो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता वो भोजन में उपस्थित जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन में जितने भी उपस्थित होते हैं जीवाणु उनको नष्ट करने का जो कार्य करता दोस्तों वो कौन करता है? वो हमारा लाइसोजाइम करता है। अपने से पूछा जाता क्वेश्चन में कि लाइसोजाइम और कहां पाए जाते हैं? आप भली भांति अच्छी प्रकार से बता सकते हो कि आंसू में, पसीना में भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कहां? अश्रु में, आंसू में, और कहां? और पसीना में भी क्या पाए जाते हैं दोस्तों? उनमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं।
लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए। लार में उपस्थित यह एंजाइम जो होता है दोस्तों, भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को क्या करने का कार्य करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं लाइसोजाइम नामक एंजाइम। यह एंजाइम डायरेक्ट, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट, क्या? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, करने का काम करता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 और कहा? पसीना, आंसू, इनमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों? यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। नंबर 1। दूसरा, पसीना, आंसू आदि में भी क्या पाया जाता है दोस्तों? लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए ये हो गया लार में जो 2 एंजाइम पाए जाते हैं, वो टाइलिन और हम बात कर लिए यहाँ पे लाइसोजाइम का। अब इसके बाद जठर रस में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जठर रस की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? जठर रस की बात करते हैं। तो चलिए अब हम जठर रस की ओर चलते हैं। इसको मिटा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं दोस्तों। ये हो गया लार में। अब हम बात करते हैं जठर रस। जठर रस में क्या पाया जाता है? कौन से अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? तो हम बात कर सकें, जठर रस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता। पाचन क्रिया में सबसे अधिक सहायक होता है। तो हम उसी की बात करें अब यहाँ पे जठर रस। जठर रस, अब जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से होते हैं पेप्सिन। क्या होते हैं दोस्तों? पेप्सिन। तो जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम नंबर 1 किसकी बात किया? हमने बात किया पेप्सिन का। किसका? पेप्सिन। पेप्सिन, रेनिन तथा म्यूसिन, ये सारे एंजाइम जठर रस में पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि जठर रस में निम्न में से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन होगा आपके पास वहां पे पेप्सिन, ऑप्शन होगा रेनिन, क्या होगा? रेनिन, ऑप्शन होगा वहां पे आपके पास म्यूसिन, और लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास में वहां पे इनमें सभी। तो आप क्या लिखोगे? इनमें सभी, म्यूसिन आदि। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला पाया जाता है दोस्तों अपने पास पेप्सिन, दूसरा हो जाता है रेनिन, और तीसरा हो जाता है यहाँ पे अपने म्यूसिन। ये 3 एंजाइम आपके पाए जाते हैं जठर रस में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जठर रस में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? भोजन के पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो अपन ने डिस्कस किया कि लार में जो पाए जाते हैं दोस्तों, वो लार में 2 होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया जठर रस में, तो जठर रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम है दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। तो चलिए आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेप्सिन के बारे में कि पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? जो भोजन में उपस्थित होते हैं प्रोटीन, उनको पहले वो प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है दोस्तों। किस में चेंज कर देता? प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है। फिर उसको
पेप्टोन में परिवर्तित कर देता दोस्तों। किसमें परिवर्तित कर देता? पेप्टोन में परिवर्तित कर देता। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को पहले प्रोटियोजेज में, फिर किसमें बदल देगा? पेप्टोन में। फिर इसे पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। यह कार्य हो गया पेप्सिन का दोस्तों। किसका कार्य होगा? पेप्सिन का। सबसे पहले क्या क्या दोस्तों? पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उनको पहले प्रोटियोजेज नामक एंजाइम में चेंज कर दिया दोस्तों। किसके नामक एंजाइम में? प्रोटियोनेम नामक एंजाइम में। फिर उसे किस में चेंज कर दिया दोस्तों? पेप्टोन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन में। तो चलिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि हाईलाइट से आपको पता रहे। पेप्टोन और प्रोटियोजेज, सबसे पहले चेंज किया प्रोटीन को, किसमें? तो चेंज किया प्रोटियोजेज में। इस प्रोटियोजेज को किसमें चेंज किया आपने? यहां पे पेप्टोन में। ये काम है पेप्सिन का दोस्तों। किसका काम है? पेप्सिन का। आइए अब हम आगे चलते हैं रेनिन की ओर। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब हम बात करते हैं रेनिन का। रेनिन क्या करता है? रेनिन और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इनका भी अलग काम। रेनिन दूध में घुलनशील जो प्रोटीन होता है उनको कैसीन, रेनिन क्या करता है दोस्तों? दूध में जो घुलनशील प्रोटीन कैसीन होता है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य करता है। किस में बदलने का काम करता है? पैराकेसिनेट में बदल देता है। फिर वो दूध को दही में भी परिवर्तित कर देता दोस्तों। किसमें? दूध को दही में भी परिवर्तित कर देता। दूध में दही को में परिवर्तित करने वाले को क्या कहते हैं? लैक्टो अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहलाता है। ठीक है ना? तो चलिए रेनिन की बात करते हैं। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को, किसको दोस्तों? प्रोटीन कैसीन को किसमें बदल दिया? कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदल दिया दोस्तों। कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है तथा दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। चलिए इस तरह से हमने क्या देखा दोस्तों? दो देख लिए एंजाइम, पेप्सिन, उसके बाद अपन ने देख लिया कौन सा? रेनिन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे म्यूसिन की बात करेंगे। म्यूसिन का मुख्य कार्य क्या दोस्तों? जठर रस में म्यूसिन किस तरह से कार्य करता? तो चलिए हम अब म्यूसिन की बात करते हैं। म्यूसिन जो होता दोस्तों वो जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करने का काम करता है। अम्लीयकृत प्रभाव को कम करने का जो कार्य करता दोस्तों उसे हम म्यूसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूसिन एंजाइम कहते हैं। तो चलिए अब हम म्यूसिन की बात करते हैं कि म्यूसिन क्या करता है। म्यूसिन जठर रस के अम्लीय को, क्या? जठर रस के अम्लीय प्रभाव को, ऐसे लिख देते हैं, अम्लीय प्रभाव को कम
करता है। यह काम हो गया म्यूसिन। इस तरह से हमने देखा दोस्तों। इसके साथ साथ यह भोजन को चिकना बनाने का भी काम करता है दोस्तों। कौन? म्यूसिन। इसके साथ साथ भोजन को चिकना बनाने का भी कार्य करता है, बनाने का भी काम करता है। इतना ही नहीं, भोजन को तो चिकना बना दिया दोस्तों, इनको श्लेष्मा झिल्ली पर एक रक्षात्मक आवरण तक पहुंचाने का भी कार्य ये कर लेता दोस्तों, जिसे हम पाचक एंजाइम का प्रभाव आहार नाल पर नहीं पड़ने देते दोस्तों। तो ध्यान से रखना कि यहाँ तक की बात करते हैं, आप तो इतना ही ध्यान रखो, ठीक है ना, म्यूसिन में, ठीक है ना। इसके साथ साथ भोजन को भी चिकना बनाने का कार्य करता। तो चलिए आइए, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि जठर रस में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों वो अग्नाशय रस की बात होगी। कौन सा रस? अग्नाशय रस, हम जिसको कहते हैं पेनक्रीज। क्या कहते हैं दोस्तों? पेनक्रीज जूस भी कहते हैं। अग्नाशय रस की बात करते हैं। तो चलिए अब अग्नाशय रस की बात करते हैं। अग्नाशय रस में, इस रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इस जूस में पेनक्रीज की बात कर रहे हैं। अग्नाशय रस में जो सबसे पहला एंजाइम आता है उसे कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन। पहला ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा एंजाइम जो पाए जाते हैं दोस्तों उसको हम लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। और तीसरा जो होता है एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। और एक और एंजाइम होता है कार्बोक्सिल पेप्टिडेट्स, ठीक है ना। ये भी एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी बात? क्या? कार्बोक्सिल पेप्टिडेस, कार्बोक्सिल पेप्टिडेस, ये हो गया चौथा। तथा एक और भी है पांचवा एंजाइम, वो एंजाइम है माल्टेज नामक। कौन सा नामक? माल्टेज नामक एंजाइम। ये सारे एंजाइम जो होते हैं दोस्तों किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं दोस्तों। किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। ये सारे के सारे आपके इसमें। अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन का जो कार्य करता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम के। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। सबसे पहले क्या करता है? यह प्रोटीन को पेप्टोन, फिर पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में, फिर इसको एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कौन? ट्रिप्सिन। सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? यह करता है प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन में बदलता है, फिर पेप्टोन को दोस्तों यह पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, फिर पॉलीपेप्टाइड्स जो होता है दोस्तों वो किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है? ट्रिप्सिन कहलाता है। ये एंजाइम इतने सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपके पास जो होता है दोस्तों वो है एंजाइम। कौन सा? वो है आपका सबसे पहले लाइपेज। किसकी बात करेंगे? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? यह, इसकी बात करें, यह इमल्सीकृत, क्या? इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीज फिर तथा उसको फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है। इमल्सीकृत, सबसे पहले लाइपेज क्या करता है? एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीज और ग्लिसरीज
के बाद उसको फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है, वो लाइपेज कहलाता है। अब आगे दोस्तों हमारे पास एमाइलेज, क्या आ गया, एमाइलेज। एमाइलेज जो दोस्तों वो क्या करता है, मंड जो स्टार्च होता है उसको घुलनशील शर्करा में बदलने का कार्य करता है, घुलनशील शर्करा में बदलने का कार्य करता है, वो कौन करता है, एमाइलेज। अब एक जो बच गया वो आपके पास आता है कार्बोक्सिल पेप्टिडोस तथा माल्टेस, इनका मिश्रण का काम होता है आगे चलकर। चलिए इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे किसका क्या क्या कार्य होता है। कुछ और भी हैं, कुछ और भी एंजाइम होते हैं जो आंत्र रस में पाए जाते हैं। आंत्र रस में जो होते हैं कुछ निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं, अब हम उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये हो गया अग्नाशय रस की बात। आंत्र रस, कौन सा रस, आंत्र रस की बात कर लिए। आंत्र रस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं दोस्तों। उसमें पहला एंजाइम जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम। नंबर 2 और भी महत्वपूर्ण एंजाइम है माल्टेज, जिसकी हम बात कर चुके हैं। नंबर 3 आपके पास आता सुक्रेस, क्या आता, सुक्रेस। तीसरा आता लैक्टेस, चौथा लैक्टेस, और पांचवा लाइपेज, क्या, लाइपेज। ये सारे एंजाइम आपके कहां पाए जाते हैं दोस्तों, आंत्र रस में पाए जाते हैं। आंत्र रस में पाए जाने वाले ये सारे एंजाइम होते हैं। आपको पता है इरेप्सिन क्या करता दोस्तों, यह शेष प्रोटीन को, पेप्टोन को फिर एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। पहले शेष प्रोटीन जो था उसको पेप्टोन, फिर उसको एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता। माल्टेस के बारे में पता है दोस्तों आपको, माल्टोस को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। सुक्रेस को क्या करता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेस की बात कर रहा हूं, यह क्या करता है, यह सुक्रोज को ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लैक्टेज जो है दोस्तों वो लैक्टोज को ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को ग्लूटोज में परिवर्तित करने का कार्य कर देता दोस्तों। उसके बाद आता लाइपेज, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर, एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन, अपना एंजाइम। इस तरह से दोस्तों आज अपना एंजाइम भली भांति प्रकार से खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ही ये टॉपिक आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि एंजाइम से कम क्वेश्चंस 5-7 तो पूछ ही लिए जाते हैं। उनमें से एक भी आ गया क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है कि कौन सा क्वेश्चन किसको चेंज करता है और कहाँ कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम किस में पाए जाते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नई क्लास में हम आपको नए टॉपिक के संबंधित बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राम राम।